दोस्तों, मैं गांव में रहने वाली एक सीधी साधी साधारण सी लड़की हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे देखने एक लड़का आने वाला है। वो शहर में काम करता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मेरे पैर तो जमीन पर ही नहीं थे। मेरे कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो भी शहर में काम करने वाला लड़का। मुझे शहर पहले से ही बहुत पसंद था। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे देखने लड़का आ रहा है तो मेरे चेहरे की रौनक ही बदल गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं और भी खूबसूरत हो गई हूँ। मैं तो बस अब लड़के के आने का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएगा और मैं उसके सामने निकलूंगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पा है। मैं गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं बस 8वीं पास हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ही मन था, लेकिन वो हो नहीं पाया। गांव के सभी लोग कहते हैं कि मैं गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होती हैं। हालांकि अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। एक दिन पड़ोस में रहने वाली उमा चाची ने मेरी माँ से कहा, भाभी, आप और पुष्पा के पापा कहे तो मैं पुष्पा की शादी के लिए लड़का देखूं क्या। मेरी माँ ने कहा, उमा, जितनी जल्दी हो सके तुम पुष्पा के लिए लड़का देखना शुरू कर दो। अब पुष्पा शादी करने लायक हो गई है। एक तो जवान लड़की और ऊपर से इतनी खूबसूरत। मेरे माँ पापा ने कहा कि पुष्पा को ज्यादा दिन घर पर बिठाए रखना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन उमा चाची ने मेरी माँ से कहा कि एक लड़का पुष्पा को देखने के लिए आना चाहता है। वो शहर में नौकरी करता है। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मुझे देखने एक लड़का आने वाला है जो शहर में काम करता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। मुझे शहर पहले से ही बहुत पसंद है। अब वह वक्त भी आ ही गया। लड़का मुझे देखने के लिए आया। मैं सज धज कर हाथों में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने गई। वो लड़का दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मैंने भी मुस्कुराते हुए उनके हाथ में चाय का कप थमाया। जब हम दोनों की नजरें मिली तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरे दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे तैसे अपने दिल को शांत किया। लड़के ने कहा कि पुष्पा मुझे पसंद है। मेरे माँ पापा ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मैं और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की पत्नी 2 साल पहले ही गुजर गई। उनकी पत्नी के जाने के बाद से वो थोड़ा बीमार रहने लगे। अब वो दिन आ ही गया और मेरी शादी हो गई। मैं अपने बहुत से अरमानों के साथ अपने ससुराल आ गई। मैंने अपने ससुराल में पहुंचते ही अपने जेठ जी के चरण छुए और उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। फिर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, मेरे पति का नाम धर्मेश है। हमारी शादी के बाद कुछ दिनों तक मेरे पति ने ही खाना बनाया। मेरे जीजी अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। वो बहुत ही कम बातें किया करते हैं। अब मेरे पति की छुट्टियां भी खत्म हो गई और वे अपने काम के लिए शहर चले गए। मेरे पति ने शहर जाने से पहले मुझसे कहा था कि थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा और हम दोनों शहर में रहा करेंगे। तुम बस थोड़े ही दिनों के लिए भैया की देखभाल करो। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वह एक नौकरानी का इंतजाम कर दे ताकि तुम्हारी मदद हो सके और फिर वो शहर चले गए। अब घर में बस मैं और मेरे जेठ जी ही रहते थे। जेठ जी जब भी मेरी तरफ देखते थे तो मुझे उनकी देखने का नजरिया अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति मुझे हर रोज फोन किया करते थे और हम दोनों फोन पर ही बातें करते थे।
एक दिन तंग आकर मैंने अपने पति को फोन किया और कहा कि आप अपने दोस्त से कहकर नौकरानी का इंतजाम कर दे। मेरे पति ने कहा कि मैं जल्दी से कुछ करता हूँ। 2 दिन के बाद नौकरानी घर पर आई। मेरी जीत जी उस नौकरानी को घूर घूर कर देखने लगे। रात का खाना खाने के बाद हमने मिलकर काम खत्म किया और उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब मैं नहाने के लिए बाथरूम गई तो मैंने देखा कि मेरी कमर पर एक लाल रंग के निशान है। मैं सोच में पड़ गई, पहले तो मेरी कमर पर ऐसे निशान नहीं थे। मैं रसोई में गई और चाय बनाकर अपने जेठ जी को दी। जेठ जी ने मुझसे कहा कि तुम इस नौकरानी को घर से निकाल दो, मुझे ये नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली आई। मेरे जेठ जी बस नौकरानी के पीछे ही पड़े रहते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब रात हो चुकी थी, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी और मैं सोने चली गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो वही लाल रंग की निशान फिर से मेरे कमर पर दिखाई दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लाल रंग के निशान मेरी कमर पर कैसे आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और हर सुबह जब भी मैं सोकर उठती तो मेरी कमर पर वही लाल रंग के निशान होते थे। मैं रात को अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करती थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम कमरे का दरवाजा बंद करके मत सोना, क्योंकि भैया की तबीयत खराब रहती है। अगर तुम दरवाजा बंद कर रखोगी और भैया तुम्हें रात को मदद के लिए बुलाएंगे तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। जैसे जैसे मेरे पति ने कहा मैंने वैसे वैसे किया। एक दिन मैंने देखा कि नौकरानी रसोई में खाना बना रही है और मेरे जेठ जी उसके पीछे खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। उन दोनों के बीच लगभग 1 इंच का फर्क था। मैंने जेठ को आवाज दी और कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरे जेठ थोड़ा घबरा गए। नौकरानी भी उन्हें देखकर हैरान रह गई। जेठ ने कहा कि वह सब्जियों को ठीक से नहीं धो रही, इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा था। नौकरानी ने कहा कि साहब झूठ बोल रहे हैं और वह मुंह फुलाकर वहां से बाहर चली गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ा। जेजी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो। जेजी हॉल में बैठने चले गए और मैं उनके कमरे की सफाई करने लगी। मैंने काम करते वक्त अपना दुपट्टा कहीं रख दिया और मैं कमरे की सफाई करने लगी। मैंने देखा कि जेजी के कमरे में एक लाल रंग की स्याही की बोतल है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो मेरे जेजी ही मेरे कमर पर वह लाल रंग लगाया करते हैं। उसी वक्त मेरे जेजी कमरे में आए और उन्होंने अपने हाथ से मुझे दुपट्टा पहनाया और धीरे से कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से कमरे को साफ कर दो। और वो तौलिया लेकर नहाने चले गए। मैंने जल्दी से कमरे को साफ किया और वहां से चली आई। अब रात हो चुकी थी। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम आज मेरे कमरे में ही सो जाना। उसने जमीन पर अपना बिस्तर लगाया। जब मैंने अपनी आप बीती नौकरानी को सुनाई तो उसने कहा कि हो ना हो भाभी, मुझे लगता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है। और मैंने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमर पर कोई लाल रंग की निशान नहीं था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सब जेठ जी ही कर रहे हैं। मैंने जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जेठ जी खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपना काम करने चली गई। आज रात भी नौकरानी मेरे कमरे में ही सोई। रात को जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने नौकरानी को आवाज दी तो उसने कहा कि भाभी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं दवाई लेने कमरे से बाहर गई थी, शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। मैंने अपनी कमर को देखा तो वही लाल रंग मेरी कमर पर फिर से था। मैं बहुत ही डर गई। सुबह होते ही मैंने अपने पति को फोन किया और कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैंने एक योजना बनाई और नौकरानी से कहा कि तुम आज मेरे बिस्तर पर सो जाना, मैं आज जीजी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। मैंने जैसे कहा नौकरानी ने वैसे ही किया
वह मेरे बिस्तर पर सो गई और मैं अलमारी के पीछे छिप गई। मैंने देखा कि जेठी मेरे कमरे में आए। उसी वक्त मैंने लाइट्स ऑन कर दी और मैं जेठी से कहने लगी कि आप मेरे कमरे में रात को क्या कर रहे हैं। उसी वक्त कमरे में 3 नकाबपोश आदमी आए। उन लोगों ने मुझे और जेठी को बांध दिया। मैं कुछ बोल पाती तभी नौकरानी बिस्तर से उठी और मुस्कुराते हुए बोली कि भाभी जी, आप पर कोई काला जादू नहीं हो रहा है, यह सब मेरा ही रचा हुआ खेल है। उन लोगों ने अलमारी से पैसे और जेवरात भी ले लिए। उसी वक्त मेरे पति घर आए। जब उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला है और घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर आकर उन तीनों के साथ नौकरानी को भी पकड़कर ले गए। मैंने जेठी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आप पर शक किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अब मेरे पति ने भी शहर की नौकरी छोड़ दी और यहाँ गांव में कारोबार करने लगे। अब हम तीनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। जेठी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी और मेरे दिमाग में से जो शहर में रहने का भूत सवार था वो भी अब उतर गया। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।